Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well and preparing sincerely for your exam. So today we are starting a new chapter which is unit number 10 and it is about women's movement. एंड डोंट वरी, एक एक टॉपिक मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी. मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ जब भी मैं लेक्चर रिकॉर्ड करती हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ. एनीवे, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वुमेन्स मूवमेंट के बारे में जो एमर्ज हुए आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड बिफोर इंडिपेंडेंस के भी कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे. All the chapter is going to be from Gandhi's perspective and which is going to focus on Gandhi's values of non-violence. Okay. अब देखो, ये सब जो वुमेन्स मूवमेंट के एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले हैं, ये चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी नॉन वायलेंस वाले मूवमेंट वाले चैप्टर में पढ़ लिए थे, लाइक चिपको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन, प्रोहिबिशन एक्ट, एंटी एक्ट. ओके. लेकिन डोंट वरी, मैं इस चैप्टर में भी पढ़ाऊंगी. अब आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन होगा कि ये टॉपिक्स रिपीट क्यों हो रहे हैं. रिपीट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो मूवमेंट्स हैं, ये जैसे कि एग्जाम्पल चिपको मूवमेंट, वो क्या है? इकोलॉजिकल मूवमेंट है. किसने लीड किया था? वुमेन ने लीड किया था. कैसे लीड किया था? नॉन वायलेंट तरीके से. तो इसीलिए ये तीनों के अंडर आता है. जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो हम लोग ये जो टॉपिक फिर से दोबारा पढ़ेंगे. लेकिन डोंट वरी, अच्छी बात है ना कि हम लोग दोबारा पढ़ रहे हैं तो आपको एक रिविजन मिल जाएगा, राइट? एनीवे, चलो. चैप्टर वन को अब सॉरी चैप्टर 10 को अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ. अब मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में पूरी कोशिश करूँगी आपको समझाने की. और आपको बस अपने कान को खोल के सुनना है और समझते जाना है. और अगर आप चाहो तो इसे अंडरलाइन भी कर सकते हो, आपके रिविजन में काम आएगा. बट अगर आप इन लेक्चर्स को ही बार बार सुन लोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा. गॉट इट? चलो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. तो देखो, इंडिया में हमेशा से वेमेन को शक्ति माना गया है, स्ट्रेंथ, क्रिएशन और पावर का सिंबल. एंशंट इंडिया में वेमेन्स का सोशल स्टेटस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था. वो रिलीजियस, सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ में फ्रीली पार्टिसिपेट करती थी. वेमेन को एजुकेशन मिलती थी, ऑटोनॉमी मिलती थी, अपना ओपिनियन ओपनली बोल सकती थी. लेकिन टाइम के साथ कस्टम, ट्रेडिशंस और कुछ सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस की वजह से वेमेन का स्टेटस धीरे धीरे सबॉर्डिनेट पोजीशन में शिफ्ट हो गया. तो हिस्ट्री भर में वेमेन का रोल बार बार रीडिफाइन होता रहा. सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के थ्रू, मॉरल कोड्स के थ्रू, एजुकेशन सिस्टम और वैल्यू सिस्टम में चेंज होने के थ्रू, ये सब ने विमेन के पोजीशन को शेप किया. तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रडिक्शन क्लियरली दिखता है. एक तरफ हम फीमेल गॉडेस को वर्शिप करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ विमेन्स आज भी डाउरी, हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, रेप, डिस्क्रिमिनेशन जैसे प्रॉब्लम्स फेस करती है. इवन दो फीमेल एजुकेशन और वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है फीमेल्स का. आज की विमेन बिजनेस, स्पोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडमिक, साइंस सब फील्ड में एक्सेल कर रही है. फिर भी सोसाइटी उन्हें इक्वल स्टेटस नहीं देती. मेल चाइल्ड के बर्थ को आज भी सेलिब्रेट किया जाता है, पर एक गर्ल चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स और सोसाइटल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है. ये लॉन्ग स्टैंडिंग ड्यूअलिटी ही इंडिया में वुमेन्स मूवमेंट के राइज का मेन रीज़न बनती है. आज भी कई ऑर्गेनाइजेशन विमेन के राइट्स को सिक्योर करने में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. तो वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ नाम आपको याद रखने हैं. वो है ऑल इंडिया विमेन्स कॉन्फ्रेंस, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, सहेली स्त्री संघर्ष एंड अश्मिता जो हैदराबाद में है, एंड विमोचना विच इज़ इन बैंगलोर. क्या आपको सारे नाम याद रखने हैं? आप अपने आंसर राइटिंग के लिए दो तीन नाम याद रख लो, राइट? उतना काफ़ी है. तो बेसिकली इन सब मूवमेंट्स का कॉमन गोल क्या होता है? वेमेन को इक्वल स्टेटस, डिग्निटी, सेफ्टी और जस्टिस दिलाना. ओके. चलो, ग्रेट. अब टॉपिक 2 फॉलो करते हैं. इसमें बेसिकली हम लोग गांधी जी के पर्सपेक्टिव के बारे में जानेंगे ऑन वेमेन. ओके, ग्रेट. चलो, तो देखो, गांधी जी के नज़रिए में वेमेन के बारे में सोच अपने टाइम से काफ़ी आगे थी. ओके. तो देखो, गांधी जी की ओवरऑल थिंकिंग स्टाइल क्या थी? ये समझने के लिए गांधी जी ने विमेन के बारे में ये सब बातें क्यों कहा, हमें उनकी ओवरऑल फिलॉसफी समझनी होगी. ओके.
गांधी जी कौन थे? एक मॉरल एंड स्पिरिचुअल थिंकर थे। उनकी आइडियाज रिलीजन, एथिक्स और ट्रूथ पे यानी कि सत्याग्रह, अहिंसा से आती थी। वो मानते थे कि सोसाइटी को मोरालिटी, सिंप्लिसिटी, इक्वालिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट पर बेस होना चाहिए। इसीलिए वुमेन्स राइट के बारे में उनकी सोच भी स्पिरिचुअल थी, एथिकल फाउंडेशन से बनी थी, सिर्फ पॉलिटिकल आइडियाज से नहीं। ओके। और गांधी जी ने स्ट्रांगली कंडेम किया कि सोसाइटी वुमेन के साथ कैसे ट्रीट करती है। बेसिकली वो कहते हैं, ऑफ ऑल द एविल मैन हैज क्रिएटेड द वर्स्ट इज हाउ ही हैज अब्यूज्ड वुमेन। इसका मतलब है उनके हिसाब से वुमेन के ऑपरेशन सबसे शेमफुल इनजस्टिस है जो मर्दों ने क्रिएट किया है। वो ओपनली क्रिटिसाइज करते थे कि सोसाइटी ने वुमेन को साइलेंस, सफरिंग और इन्फीरियोरिटी में ढकेल दिया है। ये बात उस टाइम के हिसाब से काफ़ी बोल्ड थी, क्योंकि इंडियन सोसाइटी तब भी डीपली पेट्रियार्कल नॉर्म्स को फॉलो करती थी। देखो, उन्होंने ये कहा कि विमेन्स आर नॉट वीक, दे आर नोबलर। गांधी जी ये दिखाता था गांधी जी के रिस्पेक्ट फॉर वुमेन्स क्वालिटी। गांधी जी ने ये आइडिया रिजेक्ट किया कि वुमेन जो है वीकर सेक्स होती है। वो मानते थे वुमेन के पास इनर स्ट्रेंथ होती है, फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं। सैक्रिफाइस, पेशेंस, कंपैशन, एंड्योरेंस, फेथ और विजडम जैसी क्वालिटीज उन्हें मॉरली स्ट्रांग बनाती हैं। गांधी जी के लिए विमेन जो थी मॉरल पावर थी, ना कि वीकनेस। इसी विमेन के स्टेटस बेसिकली इससे विमेन का स्टेटस एलिवेट होता था उस सोसाइटी में जहां उन्हें डिपेंडेंट समझा जाता था। तो उन्होंने कहा कि विमेन मस्ट बी इंडिपेंडेंट थ्रू सेल्फ हेल्प एंड सत्याग्रह। गांधी जी ने इनकरेज करते थे वुमेन को सेल्फ सफिशेंसी से अपने राइट्स के लिए लड़े, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बने और अपनी आइडेंटिटी असर्ट करे बिना किसी मर्द पर डिपेंड किए। वो कहते थे कि वुमेन को अपनी सब्जेक्टिविटी यानी अपनी खुद की इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी हासिल करनी चाहिए। तो बेसिकली सत्याग्रह प्रिंसिपल फॉलो करके ट्रूथ, नॉन वायलेंस, करेज एंड सेल्फ रिस्पेक्ट पर। और ये इम्पोर्टेंट बात, गांधी नहीं मानते थे कि विमेन को मर्दों का वेट करना चाहिए फ्रीडम के लिए। वो मानते थे कि विमेन को अपनी फ्रीडम खुद हासिल करनी चाहिए। ओके, ग्रेट। तो विमेन शुड नॉट बिकम ऑब्जेक्ट फॉर मैन, ये गांधी जी ने दूसरी बात और बोली कि गांधी जी बिल्कुल अगेंस्ट थे कि विमेन की वैल्यू उनकी ब्यूटी या मर्दों को प्लीज करने पर डिपेंड करती है। उन्होंने कहा, अ विमेन शुड नॉट अडॉर्न हर सेल्फ ओनली टू अट्रैक्ट अ मैन। वो खुद को एक ऑब्जेक्ट को ऑफ लस्ट ना बनाए जो मर्दों की एक्सपेक्टेशन से क्रिएट होती है। इससे वो अपना सब्जेक्ट यानी कि एक इंडिपेंडेंट पर्सन का स्टेटस लूज करती है। ये व्यू पॉइंट थोड़ा कंजर्वेटिव लग सकता है पर इंटेंशन क्लियर है। वो चाहते थे कि वेमेन मेल डोमिनेशन या सेक्सुअलाइजेशन की विक्टिम ना बने और अपनी इनर वर्थ पर फोकस करे, एक्सटर्नल अपीयरेंस पर नहीं। ओके, ग्रेट। तो फिर मेन एंड वुमेन आर वन एंड देयर प्रॉब्लम्स आर कनेक्टेड। गांधी जी बिलीव नहीं करते थे कि मेन और वुमेन कॉम्पिटिटर्स है। वो मानते थे मेन और वुमेन एक पूरे यू नो एक एक ही पूरे का बेसिकली एक सिक्के के एक पहलू के दो सिक्के, मैं बोल रही हूँ। ओके, एक कॉइन की तरह है, एक तरफ के वेमेन एंड मेन दोनों एक ही लाइफ और एक ही प्रॉब्लम शेयर करते हैं। सोसाइटी को उन्हें इक्वल पार्टनर्स के रूप में देखना चाहिए, सुपीरियर इंफीरियर के रूप में नहीं। इसलिए वुमेन्स का अपलिफ्टमेंट सिर्फ वुमेन्स इशू नहीं है, एक सोशल इशू है। ओके, चलो और एक लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन। गांधी जी ने वुमेन्स एजुकेशन पे बहुत जोर दिया क्योंकि एजुकेशन डिग्निटी देती है, अवेयरनेस क्रिएट करती है, करज बिल्ड करती है और इनजस्टिस से लड़ने में हेल्प करती है और सोसाइटी में इक्वल पोजीशन देती है। उनका बिलीव था कि प्रॉपर एजुकेशन के बिना वुमेन अपने राइटफुल स्टेटस गेन नहीं कर सकती। तो अगर मैं समरी में बताऊं तो गांधी जी वुमेन को देखते थे एक मॉरली स्ट्रांग, सत्याग्रह से सेल्फ लिबरेशन का केपेबल, मेन की इक्वल पार्टनर, अनजस्ट सोशल सिस्टम के विक्टिम, एजुकेशन और इंडिपेंडेंस की नीड में। और वो चाहते थे वुमेन्स एक्टिव एजेंट बने, पैसिव सर्फरर्स नहीं। ओके, सोसाइटी वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करना बंद करे और मेन और वुमेन एक इक्वल यूनाइटेड वर्ल्ड में एग्जिस्ट करे। ओके, ग्रेट। अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक है नेचर्स ऑफ वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया। देखो, वुमेन्स मूवमेंट, जस्ट अ सेकंड। ओके, देखो,
विमेंस मूवमेंट इंडिया में टाइम के साथ साथ इवॉल्व हुए हैं। ओके, प्री इंडिपेंडेंस वर्सेस पोस्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट, सबसे बड़ा डिफरेंस पता है क्या था? प्री इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस के पहले जो वुमेन्स मूवमेंट हो रही थी, वो बेसिकली बेस्ड थी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स पे, और इसे मोस्टली मेन ने लीड किया था, और इसका फोकस था हार्मफुल कस्टम्स को ख़त्म करना। पर पोस्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट बेसिकली विमेन डिमांडिंग इक्वालिटी थी, यानी ये बहुत सारी वुमेन ने खुद ही लीड किया था, जो फोकस करता था राइट्स, इक्वालिटी एंड पेट्रियार्की को तोड़ने पर। ये दोनों फ्रेज कंप्लीटली डिफरेंट थे। देखो, प्री इंडिपेंडेंस वुमेन्स मूवमेंट 1947 के पहले, इस टाइम वुमेन्स मूवमेंट मेनली मेल सोशल रिफॉर्मर ने लीड की थी। क्यों की थी? वुमेन्स को फ्रीडम बहुत लिमिटेड थी, ट्रेडिशंस को ओपनली चैलेंज करना अलाउड नहीं था, एजुकेटेड अपर क्लास में जो मेन थे वही लीडरशिप रोल ले सकते थे। एग्जाम्पल जैसे ब्रह्मो समाज, राजा राम मोहन रॉय ने लीड की, राइट, इसलिए सती प्रथा को ऑप्रेस कर मतलब बंद करने के लिए। आर्य समाज में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, इन्होंने फाइट किया बेसिकली मिलकर, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज बैन, फीमेल एजुकेशन पे रिस्ट्रिक्शन, पर्दा सिस्टम, पॉलीगैमी, डाउरी, डिवोर्स राइट की कमी। उनका पर्पस था सोशल और मॉरल कंडीशन इम्प्रूव करना, विमेन के ऊपर हो रही क्रूएलिटी और इनजस्टिस को कम करना। लेकिन ये अभी इक्वालिटी मूवमेंट नहीं था, ये रिफॉर्म मूवमेंट था। अब देखो, गांधी जी का इन्फ्लुएंस क्या था 20th सेंचुरी में? गांधी ने अपनी पूरी पिक्चर चेंज कर दी। उन्होंने विमेन को फ्रीडम स्ट्रगल में ओपनली पार्टिसिपेट कराया, और पहली बार नहीं हुआ था ये, ये पहली बार नहीं हुआ था, पहली बार हिंदू, मुस्लिम, रिच, पुअर, रूरल, अर्बन, सब बैकग्राउंड्स की वेमेन पॉलिटिकल स्ट्रगल का हिस्सा बनी। गांधी जी ने इनकरेज किया कि वेमेन फाइट करे, किसके लिए? पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए, सोशल राइट्स के लिए, पॉलिटिकल राइट्स के लिए, इक्वल पार्टिसिपेशन के लिए। इससे एक नया फेमिनिस्ट अवेकनिंग हुआ। अब देखो, 1920s में फेमिनिज्म आया, नाइन बेसिकली इंडिया में और ज़्यादा आया। 1920 में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई, वेमेन स्टार्टेड फॉर्मिंग देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन, वेमेन ने खुद की ऑर्गेनाइजेशन बनाना स्टार्ट कर दी, लोकल लेवल पे और नेशनल लेवल पर भी। लोकल लेवल पे कुछ ग्रुप्स थे जो वर्क करते थे वेमेन्स एजुकेशन पर, वर्किंग क्लास वेमेन के लिए इनकम स्किल, हेल्थ इश्यूज एंड कम्युनिटी फोकस, बेसिकली कम्युनिटी सपोर्ट पर। और नेशनल ग्रुप जैसे कि ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस बहुत लार्ज और इन्फ्लुएंशियल बना। इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्लोज टाइज थे, और लॉ और एजुकेशन रिफॉर्म पुश किए। ये पीरियड इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वुमेन ने पहली बार अपने इश्यूज खुद राइज करना स्टार्ट किया। अब बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस की, यानी 1947 के बाद की। इंडिपेंडेंस के बाद फोकस बिल्कुल चेंज हो गया। अब वुमेन डिमांड करती थी जेंडर इक्वालिटी की, पेट्रियार्कल सोशल स्ट्रक्चर एंड की, वर्कर्स राइट की, इक्वल पे की, बेटर वर्किंग कंडीशंस की, और मैरिज, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, मेंटेनेंस, अडॉप्शन, कस्टडी लॉ के रिफॉर्म्स की। अब मूवमेंट ज़्यादा पॉलिटिकल, ऑर्गेनाइज्ड एंड फेमिनिस्ट हो गया, और वेमेन ने ये क्वेश्चन उठाया, घर का काम सिर्फ वेमेन का ही क्यों? वेमेन को कम सैलरी क्यों? एंड वायलेंस अगेंस्ट वेमेन अभी भी इतना हाई क्यों? ये मॉडर्न इंडियन फेमिनिज्म का राइज था। तो 4 मेजर पोस्ट इंडिपेंडेंस वेमेन्स मूवमेंट हुई, जैसे कि जो बेसिकली बेस्ड थी राइट फॉर स्पेसिफिक ग्रुप, मतलब किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, जिसमें ट्राइबल वेमेन, पीजेंट्स वेमेन, इंडस्ट्रियल फैक्टर्स वर्कर्स थे, फैक्ट्री वर्कर्स, ओके, जिनका फोकस था लैंड राइट्स पे, वेजेस पे, सेफ्टी पे, एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्शन पर, बेसिक रिसोर्सेज की एक्सेस के लिए। दूसरी मूवमेंट हुई थी बेटर वर्किंग कंडीशन एंड इंडिपेंडेंस के लिए। उसमें डिमांड की गई थी मैटरनिटी बेनिफिट्स की, सेफ वर्क स्पेस की, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की, और नो सेक्सुअल हरासमेंट की, एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की। तीसरी मूवमेंट जो हुई थी वो हुई थी मूवमेंट अगेंस्ट अनइक्वल पे। इसमें वुमेन ने डिमांड किया था इक्वल पे के लिए, इक्वल वर्क के लिए, बेसिकली इक्वल वर्क जब मेन वुमेन दोनों कर रहे हैं तो इक्वल पे तो मिलना ही चाहिए ना। उसके बाद हायरिंग में डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करने के लिए, और इनफॉर्मल लेबर का कंट्रीब्यूशन एक्नॉलेज करने के लिए। और चौथा,
सोशल मूवमेंट था अराउंड सेंसिटिव इश्यूज लाइक अबॉर्शन राइट, एडॉप्शन लॉज, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, कस्टडी, रेप लॉ रिफॉर्म्स एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन। ये मूवमेंट मोस्टली वेमेन लेड थी और समटाइम मेन भी इन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। तो आपको समझ आ गया बेसिकली हम लोगों ने इस पूरे के पूरे टॉपिक में क्या पढ़ा। बेसिकली इस पूरे टॉपिक में हमने प्री इंडिपेंडेंस रिफॉर्म्स देखे जो ज़्यादा सोशल रिफॉर्म्स पे बेस्ड थी, जिससे ज़्यादातर मेन लीड करते थे। गांधी जी के टाइम में विमेंस को पॉलिटिकल स्ट्रगल में लाया गया। 1920s में विमेन ने अपना खुद का एसोसिएशन बनाना स्टार्ट किया जब फेमिनिज्म भी राइज होने लगा इंडिया में। और पोस्ट इंडिपेंडेंस में इक्वालिटी, राइट्स एंड एंड ऑफ पेट्रियार्की की डिमांड उठने लगी। और फोर मेन टाइप्स के मेजर क्या कह सकते हैं हम इसे, फोर मेन टाइप्स के मेजर मूवमेंट्स हुए, जो बेस थे ग्रुप राइट्स पे, वर्क प्लेस राइट्स पे, इक्वल पेस पे, सोशल रिफॉर्म इश्यूज पे। ओके ग्रेट, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है वेमेंस मूवमेंट इन इंडिया की। ठीक है, इसमें बहुत कुछ इंक्लूड होने वाला है और मैं आपको बिल्कुल एकदम स्टोरी की तरह समझाऊंगी, तो आप आराम से बस सुनते जाइए। ओके ग्रेट, तो ये टॉपिक आपको बेसिकली एक्सप्लेन करता है कि विमेन मूवमेंट जो थी एग्जिस्ट क्यों कर रही थी, डेली लाइफ स्ट्रगल्स क्या थे विमेंस की जो वो डेली सोसाइटी में फेस कर रही थी, और कैसे ये स्ट्रगल्स नेचुरली पॉलिटिकल एक्शन एंड सोशल मूवमेंट में कन्वर्ट हुए। देखो पहले तो यहाँ बोलते हैं वाई विमेन मूवमेंट। अमर्त्य सेन के आइडियाज थे कुछ। अमर्त्य सेन जो, आई एम सो सॉरी गाइस, थोड़ा बीच बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है बट ओके, हम लोग कहाँ थे, अमर्त्य सेन पर। तो उन्होंने कहा वाई वुमेन्स मूवमेंट। अमर्त्य सेन जो कि एक नोबेल प्राइज विनर है इकोनॉमिक्स में, उन्होंने एक सिंपल बात कही बट डीप बात कही। उन्होंने कहा वुमेन्स मूवमेंट तब होते हैं जब वुमेन सोसाइटी को क्वेश्चन करती हैं, वो कंस्ट्रक्टिव डिसेंट यूज करती है। कंस्ट्रक्टिव डिसेंट क्या होता है, पीसफुल क्वेश्चनिंग, प्रोटेस्टिंग और डिस्कसिंग। सेन कहते हैं जब विमेन इन इक्वालिटी के बारे में सवाल उठाती है और मिलकर उनका जवाब ढूंढती है तो ये खुद में ही एक डेवलपमेंट का गारंटर है। बेसिकली गारंटी बन जाती है कि ये डेवलपमेंट होने ही वाला है। क्यों? क्योंकि अगर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो कि विमेन है ऑप्रेस्ड है, तो सोसाइटी प्रोग्रेस कर ही नहीं सकती। विमेन्स हर टाइम क्या फाइट करती है, एवरीडे पावर रिलेशन, जैसे कि कौन पैसे कंट्रोल करेगा, कौन डिसीजन लेगा, किसको एजुकेशन मिलनी चाहिए, किसको फ्रीडम मिलनी चाहिए, किस काम की वैल्यू होती है। विमेन ये सब फाइट करती है फैमिली में, सोसाइटी में, रिलीजन में, इकोनॉमी में। पॉलिटिक्स भले ही मेन इन पार्लियामेंट दिखे, पर वेमेन रोज पॉलिटिक्स करती है, घर में नेगोशिएट करके, बच्चों को रेस करके, सर्वाइवल मैनेज करके, रिसोर्स के लिए लड़के और पेट्रियार्की को चैलेंज करके। तो बैकग्राउंड बेसिकली ये है कि इंडिया हमेशा से पेट्रियार्कल रहा है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ, इंडिया हमेशा से पेट्रियार्कल रहा है। मेन प्रॉपर्टी कंट्रोल करते हैं, मेन डिसीजन लेते हैं, सोशल रूल्स मेन बनाते हैं और विमेन की वॉइस को साइलेंस किया जाता है। इससे क्या होता है, फूड, वाटर, मनी, लैंड का अनइक्वल शेयरिंग, वेमेन को लीडरशिप से दूर रखा जाता है और रिसोर्सेज का लैक होता है। बेसिकली लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से वायलेंस क्रिएट होता है। इसीलिए वेमेन्स मूवमेंट तब अपियर होता है जब वेमेन्स बोलती है अब बस हमें जस्टिस चाहिए। इंडिपेंडेंस के बाद भी वेमेन को बार बार उठना पड़ा, सिर्फ वेमेन के इशू के लिए नहीं बल्कि इन्वायरमेंटल जस्टिस, लाइवलीहुड राइट्स, ट्राइबल राइट्स और एंटी डिस्प्लेसमेंट स्ट्रगल्स के लिए भी। और इससे हम आते हैं अपने फर्स्ट मूवमेंट पे विच इज़ चिपको मूवमेंट। ओके, तो बेसिकली हम लोग चिपको मूवमेंट कितनी बार पढ़ चुके हैं राइट, बट कोई नहीं, हम लोग फिर से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो चिपको मूवमेंट का बैकग्राउंड क्या था, ये आई एम श्योर आपको याद होगा, हम लोगों ने नॉन वायलेंट वाले मूवमेंट वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। चिपको मूवमेंट हिमालय विलेज में हुआ था जहाँ वुमेन सारा काम करती थी, फायरवुड, फॉडर एंड वाटर कलेक्ट करने का, लाने का। फॉरेस्ट क्या था उनके लिए, लाइफ थी। मेन सिटीज़ में माइग्रेट करते थे जॉब्स के लिए और इंडस्ट्रियल कंपनीज फॉरेस्ट कट करने लग गए। इससे फ्लड, लैंडस्लाइड्स और सॉइल इनफर्टिलिटी हुई और वुमेन को सबसे ज़्यादा सफरिंग हुई। ना फायरवुड, ना पानी, ना खाना, सॉइल क्वालिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तब जाके, तो जब कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ट्री कट करने आ रहे थे तो वुमेन खड़ी हो गई। तो बेसिकली देखो, मैं
आपको इजी भाषा में बताती हूँ। 1973 में अलकनंदा वैली में ह्यूज फ्लड आए, बहुत बड़ी फ्लड। लोगों को समझ आया कि फॉरेस्ट नहीं है तो उनकी प्रोटेक्शन भी नहीं हो सकती। एक दिन वुमेन ने कॉन्ट्रैक्टर लेबर्स को एक्सेस के साथ देखा, कुल्हाड़ी के साथ। ये लोग प्रॉफिट के लिए ट्री कट करने आए थे। वुमेन्स ने तुरंत बोला नो। वो ट्री के आसपास खड़ी हो गई। उन्होंने लिटरली ट्री को हग कर लिया, यानी चिपक गई, क्लिंग करना, वो दिन रात गार्ड पर रही। विलेज क्रॉस करके 75 डेज तक विमेन को मोबिलाइज किया। लीडर्स थी जैसे कि मीरा बहन, सरला बहन, गौरी देवी, बचनी देवी, हिमा देवी, गुंगा देवी और बहुत सारी वुमेन। और सोशल लीडर थे सुंदरलाल भागुना। ओके, आपको सारे वुमेन्स के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट सोशल लीडर सुंदरलाल भागुना और गुंगा देवी या हिमा देवी, दो चार नाम याद रख लेना। इन वुमेन्स ने ट्रीज हक किए, अवेयरनेस स्प्रेड की, विलेजर्स को मोबिलाइज किया और नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट किया। रिजल्ट क्या आया? गवर्नमेंट ने कमर्शियल ग्रीन फेलिंग बंद कर दी। ये वुमेन मूवमेंट क्यों बना? क्योंकि वुमेन ने दिखाया वो नेचर को डीपली समझती है, रिसोर्स लॉस का वर्स्ट इफेक्ट उन पर होता है और डिसीजन मेकिंग में उनकी वॉइस डिजर्व होती है। तो बेसिकली वंदना शिवा, जो कि एक इको फेमिनिस्ट थे, इकोनॉमिक प्लस फेमिनिस्ट, उन्होंने कहा कि विमेन जो है नेचर के साथ कनेक्टेड है और विमेन जो है शक्ति और प्रोटेक्टर है नेचर की। ओके, ग्रेट। ओ गॉड, मैं आपको चैप्टर पढ़ाती हूँ और मैं आपको टॉपिक पढ़ाती हूँ और मैं ऐसे स्क्रॉल करना ही भूल जाती हूँ। आई एम सो सॉरी। अगर आपको अंडरलाइन करना है तो कर सकते हो। चलो, ग्रेट। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन 1885 में क्या था? मैंने आपको ये पहले भी बताया है, तो एक और बार इसे रिवीजन की तरह लो। ओके, तो बैकग्राउंड क्या था? गवर्नमेंट ने नर्मदा रिवर पर सरदार सरोवर डैम प्लान किया। इसका मतलब विलेजेस डूब जाएंगी, फॉरेस्ट गायब हो जाएंगे, ट्राइबल लोग अपने घर, जमीन, कल्चर सब लूज कर देंगे, लैक्स ऑफ पीपल डिस्प्लेस हो जाएंगे और कॉम्पनसेशन काफ़ी अनफेयर था और मिसिंग भी। ऐसे डेवलपमेंट को इरेगुलर एंड इररिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट कहते हैं। ओके, क्योंकि लोग सफ़र करते हैं और रिच बेनिफिट लेते हैं। तो आंदोलन किस बारे में था? 1985 में स्टार्ट हुआ पीसफुल मेथड्स के साथ। हंगर स्ट्राइक, लॉन्ग मार्चेस, मीडिया कैंपेन, कोर्ट केसेस, और 1889 तक ये एक ह्यूज इन्वायरमेंटल और लाइवलीहुड मूवमेंट बन गया। इसकी कोर डिमांड थी डैम का अपोज प्लस डिस्प्लेस्ड हुए लोगों के लिए फेयर रिसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन पॉलिसीज। यहाँ मीडिया, बेसिकली यहाँ पर मेधा पाटकर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उन्होंने 32 ईयर्स इस स्ट्रगल को दे दिए। 32 ईयर्स की स्ट्रगल को डेडिकेट किया। शी प्रोटेस्टेड, बेसिकली उन्होंने इस प्रोटेस्ट को लीड किया था, विलेजर्स को ऑर्गेनाइज किया, मल्टीपल फास्ट किए, इवन पुलिस लाठी चार्जेस भी फेस किया, इश्यूज को इंटरनेशनल अटेंशन तक ले गई। उनकी सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट, उन्होंने वर्ल्ड बैंक को प्रोजेक्ट रिव्यू करने पे मजबूर कर दिया। रिव्यू ने दिखाया कि हार्म, पुअर रिहैबिलिटेशन एंड एनवायरमेंटल डैमेज तो हुआ है, और वर्ल्ड बैंक ने 1995 में फंडिंग विदड्रॉ कर ली। और ये थी ह्यूज विक्ट्री। विमेन एक्टिविस्ट का रोल बहुत बड़ा था क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से बहुत ज़्यादा हार्म विमेन को होता था। पानी का लॉस, लाइवलीहुड का लॉस, सेफ्टी का लॉस एंड कम्युनिटी का लॉस। ओके, अब इसमें अगर रिकॉल करके, चलो एंड में रिकॉल करते हैं। ओके, अब देखो एंटी डाउरी मूवमेंट, ये थोड़ा न्यू है, तो इसे कवर करते हैं। एक सेकेंड। देखो, अब मैं बैकग्राउंड अगर थोड़ा सा बताऊं, डाउरी क्या है और ये कैसे क्राइसिस बन जाता है। डाउरी यानी पैसा, सोना, गिफ्ट, प्रॉपर्टी जो ब्राइड के फैमिली, ग्रूम्स के फैमिली को देते हैं। आई एम श्योर आप में से सभी कोई अवेयर हो गए इस बारे में। डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961 ने डाउरी को इलीगल बनाया था, लेकिन लोग तब भी उसे यूज बेसिकली फॉलो नहीं कर रहे थे। डाउरी क्यों डेंजरस है? फैमिली सोचती है कि बेटियां बर्डन होती है, ब्राइड्स को और ज़्यादा पैसे के लिए टॉर्चर किया जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ता है,
अगर डिमांड पूरी नहीं होती तो विमेन को जला दिया जाता है या सुसाइड करने के लिए फोर्स किया जाता है। इन मर्डर्स को डाउरी डेथ भी बोला जाता है। तो 1970 से 1980 तक क्या हो रहा था, डाउरी डेथ्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। न्यूज़पेपर में रोज़ लड़कियों को जलाकर मारने की न्यूज़ आती थी। प्रोटेस्ट लाउड हो गए थे और यहीं से आता है एंटी डाउरी मूवमेंट। ओके, तो यहाँ एंटी डाउरी मूवमेंट स्टार्ट होता है। ओके, तो बेसिकली मूवमेंट ने स्ट्रेंथ कब पकड़ी? साइलेंट प्रोटेस्ट पहले भी थे, लेकिन 1977 के बाद बहुत बड़ा बदलाव हुआ। विमेंस ने डिमांड रखी, डाउरी खत्म करो, डाउरी मर्डर्स को पनिश करो, हैरासमेंट और क्रुएलिटी को रिकग्नाइज करो। स्ट्रॉन्ग मूवमेंट शुरू हुए कहाँ? महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात में। दिल्ली में पहला ग्रुप महिला दक्षता समिति बेसिकली उसने रिकग्नाइज किया, लेकिन असली स्पार्क दिया एक फेमिनिस्ट ग्रुप ने जिसका नाम था स्त्री संघर्ष। ओके, टर्निंग पॉइंट तब आता है 1979 जून में। स्त्री संघर्ष ने दिल्ली में एक मैसिव प्रोटेस्ट रैली ऑर्गेनाइज किया। क्यों किया? एक यंग वेमेन तरविंदर कौर को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। उनकी लाश उनकी सास और ननद ने बेसिकली उसकी सास और ननद ने सिर्फ डॉरी के डिमांड के लिए। ये केस ने पूरे देश को शॉक कर दिया। प्रोटेस्ट शुरू किया तो इंद्रप्रस्थ कॉलेज के जो विमेंस कमेटी ने थे उन्होंने सपोर्ट दिखाया और प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने भी सपोर्ट किया। मीडिया ने इस प्रोटेस्ट को वाइड कवरेज दिया और मूवमेंट नेशनल बन गया। कुछ सोशल ऑब्स्टेकल्स भी थे, जैसे कि विमेंस प्रोटेस्ट कर रही थी। एक सेकेंड। हाँ, तो कुछ सोशल ऑब्स्टेकल्स भी थे, जैसे कि वुमेन प्रोटेस्ट कर रही थी पर सोसाइटी की सोच बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। पेरेंट्स के घर वापस जाना शेमफुल माना जाता था। वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी। लैंडलॉर्ड सिंगल वुमेन्स को घर नहीं देते थे। सोच लेते थे सिंगल वुमेन्स आर इक्वल्स टू सेक्स वर्कर। सोसाइटी ने वुमेन को कंडीशन किया था कि चुप रहो। उसने सिखाया था कि ओबेडेंट रहो, सबमिसिव रहो, शादी को किसी भी कॉस्ट पे बचाओ। इसलिए डाउरी वायलेंस के बाद भी वुमेन शादी में रह जाती थी। ये मूवमेंट टफ इसीलिए था क्योंकि सोसाइटी विक्टिम को ब्लेम करती थी, अब्यूजर को नहीं। तो कुछ लीगल चेंजेस हुए मूवमेंट की वजह से, जैसे कि नारी रक्षा समिति और महिला दक्षता समिति। इनके प्रेशर पर गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग लॉज लाए, जो 1983 में सेक्शन 4984 आईपीसी बेसिकली ये क्रूएलिटी यानी फिजिकल प्लस मेंटल क्रूएलिटी को नॉन बेलेबल ऑफेंस घोषित करता है, जिसमें पनिशमेंट 2 साल की जेल और फाइन हो जाती है। फिर इंडियन एविडेंस एक्ट आए, सेक्शन 113 ए। तो इसमें क्या है, सुसाइड के केस पर अबेटमेंट प्रूफ करने में हेल्प करता है। फिर सीपीसी सीपीसी सेक्शन 174 अमेंडमेंट हुआ। तो इसमें क्या था कि मैरिज के 7 साल के अंदर किसी भी विमेन की डेथ अगर होती है तो मैंडेटरी पोस्टमार्टम हो जाती है, मतलब पोस्टमार्टम करनी ज़रूरी है डेथ का रीज़न जानने के लिए। लेकिन 1980 मतलब अर्लियर, मतलब 5 साल के अंदर अगर अननेचुरल डेथ हो तो कंपलसरी पोस्टमार्टम। ओके, और हरियाणा में 1980 से बेसिकली क्या हुई, मैरिड वुमेन की अननेचुरल डेथ बेसिकली हरियाणा के लिए स्पेशली मर्डर सेक्शन 302 के अंदर आने लगी। सुसाइड के लिए फोर्स यानी कि सेक्शन 306। वेल, आपको इतने सारे सेक्शंस याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस थोड़े बहुत याद रखो कि क्या क्या चेंज हुए, जैसे किस ग्रुप के कारण क्या क्या, जैसे फिजिकल एंड मेंटल क्रूअलिटी को नॉन बाइलेबल ऑफेंस मान लिया गया। फिर जाके जो 7 साल के अंदर किसी वुमेन की डेथ होती है तो उसे इस सेक्शन के द्वारा मैंडेटरी पोस्टमार्टम के लिए कुछ 1980s में फिर और चेंजेस आए कि 5 साल के अंदर अननेचुरल डेथ हो गई तो कंपलसरी पोस्टमार्टम। और हरियाणा में स्पेशली अगर सुसाइड के लिए फोर्स हुआ या अननेचुरल डेथ हुई है किसी मैरिड वुमेन की तो उसे मर्डर ही समझा जाएगा। ओके, तो ये सब आप याद रखो। ओके, चलो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक ये जो है ना, हम लोगों ने बहुत डिटेल में नॉन वायलेंट वाले मूवमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था, तो मैं इसमें आपको फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन टेक इट एज अ रिविजन। ओके, ग्रेट। तो इसमें बैकग्राउंड क्या था, वुमेन अल्कोहल के खिलाफ क्यों लड़ी।
देखो, पुअर फैमिलीज में मेन बहुत ज़्यादा पीते थे, सारे पैसे शराब में उड़ा देते थे, घर की चीज़ें बेच देते थे, वायलेंट हो जाते थे, वाइफ्स और बच्चों को मारते थे। फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट होता था और सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करती थी? वुमेन्स। इसीलिए वुमेन ने लिकर बैन यानी प्रोविजन के लिए फाइट किया। मूवमेंट स्टार्ट कहाँ से हुआ? मूवमेंट स्टार्ट होता है दुबागुंटा दुबागुंटा विलेज से। मूवमेंट स्टार्ट हुआ दुबागुंटा विलेज से, जो नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में था। एक एल्डरली वुमेन, रोसामा नाम की एक एल्डर वुमेन थी, जो एडल्ट एजुकेशन क्लासेस से इंस्पायर होके बोली, शराब हमारी फैमिलीज को बर्बाद कर रही है, हमें लड़ना होगा। ओके। फिर वुमेन्स ने प्रोटेस्ट शुरू किया। आइडिया विलेज में स्प्रेड हुआ और स्प्रेड होते होते बेसिकली किस तरीके से स्प्रेड हुआ? वर्ड ऑफ माउथ से, बातें कर करके, विमेन नेटवर्क्स के थ्रू। विमेन सीधा घरों से बाहर आई, पब्लिक स्पेसेस में आई और पेट्रियार्की को चैलेंज किया। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने इसे ज्वाइन किया, ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट मिला। ओके। तो ये सिर्फ एक विलेज का प्रोटेस्ट नहीं था, इसे नेशनल ग्रुप, रीजनल ग्रुप, ग्रास रूट वुमेन्स ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज, इनफॉर्मल इश्यूज बेस्ड ग्रुप्स, ये सब कोई सपोर्ट करने लगे। इन सब ने हेल्प की वुमेन को मोबिलाइज करने में, रिसोर्सेज में, लीगल एंड पॉलिटिकल सपोर्ट में, और उन सब का एम था लिकर को बैन करना और स्टेट पॉलिसीज को चेंज करना। अब देखो, हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश में प्रोविजन में क्यों फेल हुई? दोनों स्टेट्स को प्रॉब्लम मिली। रेवेन्यू लॉस, इलीगल अल्कोहल को कंट्रोल मुश्किल था, सुपीरियर लिक्विड डेथ एंड पुलिस करप्शन। ओके। तो विमेन ग्रुप्स ने बाद में बोला पार्शियल प्रोहिबिशन बेटर है। तो 1994 में आंध्र प्रदेश ने इलिसिट लिकर पे बैन लगाया। ओके। विमेन फेस्ड वायलेंस बट डिड नॉट गिव अप। तो देखो, विमेन्स ने जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, इवन दो इट वाज अ वेरी पीसफुल नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, फिर भी उन्होंने लाठी चार्ज फेस किया, अरेस्ट फेस किया, लिकर माफिया से थ्रेटन भी हुई, हैरेसमेंट भी फेस की, बीट बेसिकली बहुत मार भी खाया, फिर भी वो नहीं रुकी। क्यों? क्योंकि ये मूवमेंट था उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी डिग्निटी के लिए और उनके फैमिली के सर्वाइवल के लिए। तो सपोर्ट मिलता है प्रिंट मीडिया से, अपोजिशन पार्टी से, और इसी सपोर्ट से मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। तो ये मूवमेंट सक्सेसफुल क्यों होता है? सबसे पहले तो डिमांड काफ़ी सिंपल थी कि शराब बंद करो। दूसरी थी पुअर और लोअर कास्ट वेमेन मास पार्टिसिपेशन। बेसिकली बहुत सारी पुअर एंड लोअर क्लास वुमेन्स ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था, मीडिया ने अटेंशन दिया एंड ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, रिसोर्सेज का स्मार्टली यूज़ हुआ और नॉन वायलेंट था, डिसिप्लिन था और डिस्ट्रप्शन। राइट। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो स्टार्ट हुई थी 1993 से 1994 आंध्र प्रदेश में। स्टार्टिंग पॉइंट था दुबंगुंटा, और इसे रोजामा नाम की लेडी ने कहा कि बस हो गया। और रीज़न था पॉवर्टी प्लस वायलेंट ड्यू टू अल्कोहल, और ये स्टेट लेवल प्रोटेस्ट बन गया और धीरे धीरे ये नेशनली स्प्रेड हो गया। तो वुमेन्स ने बहुत वायलेंस फेस किया था और रिजल्ट आया पार्शियल प्रोहिबिशन एक्ट 1994। ओके। सक्सेस मिली थी क्योंकि सिंपल डिमांड थी, मास पार्टिसिपेशन था, मीडिया सपोर्ट था एंड नॉन वायलेंस था। ओके। ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक, चलो ये सब कुछ न्यू टॉपिक्स है जो हम लोगों ने पहले कवर नहीं किया है, तो इसे कवर करते हैं। तो देखो, मूवमेंट अगेंस्ट खाफ पंचायत 1995। बैकग्राउंड क्या है? खाफ पंचायत होती क्या है पहले? खाफ पंचायत हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान के कुछ एरियाज में होती है। ये ट्रेडिशनल कास्ट बेस्ड ऑल मेल काउंसिल होते हैं। ओके। इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखना कि ये कोई लीगल बॉडीज नहीं होती, मतलब कोई कानूनी तौर पर इनका कोई स्टेटस नहीं था, लेकिन फिर भी इनका बहुत स्ट्रॉन्ग सोशल पावर होता है विलेजेस में। खाफ पंचायत अक्सर मैरिजेस के रूल्स कंट्रोल करते हैं, ऑनर बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, लव मैरिजेस को पनिश करते हैं और सबसे ज़्यादा वुमेन्स को टारगेट करते हैं। उनका माइंडसेट होता है वुमेन क्या है, फैमिली की ऑनर है, उसे कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो 1995 में क्या होता है, एक जिंद इंसिडेंट होता है। इसमें सब
बेसिकली क्या होता है, एक जिंद का एक लड़के ने सेम विलेज की लड़की से शादी कर ली, खाफ के रूल के अगेंस्ट। खाफ ने इस शादी को क्राइम बोला और पनिशमेंट क्या सुनाई आपको, कैन यू बिलीव इट। खाफ ने ऑर्डर दिया कि उस लड़के की 12 साल की बहन का रेप होना चाहिए एज अ रिवेंज। यानी वो पॉइंट था जहां विलेज की विमेन बिल्कुल टूट गई और गुस्सा फट गया। मेन क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे खाफ मूवमेंट, बेसिकली खाफ पंचायत को। विमेन ने क्लियरली रिफ्यूज कर दिया कि बस अब और नहीं। तो विमेन क्या करने लगी, रिवॉल्ट करने लगी, पहली बार खाफ के खिलाफ खुला आंदोलन। तो बेसिकली जगमती संगवन एक पावरफुल रिफॉर्मर थे। उन्होंने थाउजेंड से भी ज़्यादा वुमेन्स को मोबिलाइज किया। इवन उनके हस्बैंड जो खाफ को सपोर्ट कर रहे थे, उनकी खुद की वाइफ्स ने खा उनके खिलाफ खड़ी हो गई। ये इंडिया का पहला इतना बड़ा वुमेन लेड रिवॉल्ट था खाफ पंचायत के अगेंस्ट। तो जगमती ने बाद में लेटर में बताया कि जनवाड़ी महिला समिति, बेसिकली ये क्या है, एक बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली 50,000 से ज़्यादा महिला इस जनवरी जनवरी महिला समिति को ज्वाइन करती हैं। इन्होंने फाइट किया ऑनर किलिंग, फीमेल फीटिसाइड्स और खाफ के पेट्रियार्कल रूल्स को। इसे इस आंदोलन को पूरा एक्सपोज कर दिया गया और खाफ की जजमेंट आउटडेटेड, डेंजरस एंड एंटी वुमेन है, ये साबित किया गया। गॉट इट? ग्रेट। चलो अब गुलाबी गैंग के बारे में जानते हैं कि ये है क्या। देखो, यूपी के एक बहुत पुअर डिस्ट्रिक्ट में पॉवर्टी, कास्ट वायलेंस, डोमेस्टिक अब्यूज, करप्शन सब कॉमन था। एक दिन सुमन सिंह चौहान ने देखा कि उसकी फ्रेंड को उसका अल्कोहलिक हस्बैंड मार रहा था। तो वो बिल्कुल भी साइलेंट नहीं रही। सुमन ने वेमेन को बुलाया, उस घर में घुसकर उसके हस्बैंड को सबके सामने पीटा। ये मूवमेंट बन गया एक नई मूवमेंट की स्टार्ट। तो इसी से होता है गुलाबी गैंग की शुरुआत, गुलाबी गैंग का जन्म। तो इसमें मोस्टली क्या होते थे, रूरल और मोस्टली दलित वुमेन ने एक ग्रुप बनाया पिंक साड़ी और बम्बू स्टिक्स के साथ। उनका एम सिंपल था, जहां पुलिस ऑफिशियल्स कुछ नहीं करते वहां हम जस्टिस दिलाएंगे। तो वो फाउट करते थे, लड़ते थे डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी हरासमेंट, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, करप्शन एंड ब्राइबरी के खिलाफ। लीडर संपत पाल ने बीबीसी को बोला कि ऑथोरिटीज करप्ट है, जब सिस्टम प्रोटेक्ट नहीं करता तो हम खुद प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये मूवमेंट ने प्रूव किया कि जब ऑपरेशन हद से ज़्यादा हो जाए तो वेमेन की स्ट्रेंथ अंदर से इरप्ट होती है। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक है मूवमेंट अगेंस्ट AFSA इन मणिपुर एंड नेकेड प्रोटेस्ट इन मणिपुर। ओके, देखो AFSPA क्या है, क्या ये सबसे पहले AFSPA है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर। ठीक है, इसमें नॉर्थ ईस्टर्न कश्मीर, बेसिकली इसमें क्या होता है, कश्मीर इसमें इम्पोज किए जाते हैं काउंटर इंसर्जेंसी लॉ को। इस लॉ में मिलिट्री को मिलते हैं सर्च विदाउट वारंट, अरेस्ट विदाउट वारंट, शूट ऑन सस्पेशन एंड कंप्लीट लीगल इम्यूनिटी। लोगों को लगता था ये लॉ ह्यूमन राइट्स वायलेशन को इनकरेज करता है। तो एक शर्मिला थी, आयरन शर्मिला, आयरन लेडी ऑफ मणिपुर। तो 2000 में वायलेंस देखकर आयरन शर्मिला ने 16 साल तक हंगर स्ट्राइक की AFSPA के खिलाफ, विच वॉज आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के खिलाफ। उनकी मूवमेंट सपोर्ट मिला ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का, स्टूडेंट्स का, सिविल सोसाइटी का और विमेंस ऑर्गेनाइजेशन का। तो 2016 में उन्होंने फास्ट एंड किया और पॉलिटिक्स ज्वाइन की न्यू स्ट्रैटेजी ट्राई करने के लिए। ओके, तो ये था आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर के रिजल्ट। फिर मनोरमा रेप एंड मर्डर होता है 2004 में। तो ये बेसिकली होता है असम राइफल्स ने मनोरमा, जो कि एक 32 ईयर्स ओल्ड वेमेन थी, उसे मिलिटेंट बोल के पिक कर लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज फाउंड रेप्ड, टॉर्चर्ड, मल्टीपल गन शॉट्स एंड बुलेट इनसाइड हर प्राइवेट पार्ट्स। तो ये ब्रुटैलिटी देख के मणिपुर की वेमेन्स बिल्कुल शॉक हो गई ऑब्वियसली।
और स्टार्ट किया नेकेड प्रोटेस्ट। दुनिया में कभी ऐसा नहीं देखा गया था। सिर्फ 5 दिन बाद 30 मणिपुर मदर्स ने कांगला फोर्ट यानी जो कि आर्मी बेस था उसके सामने पूरे नेकेड होकर मार्च किया। बैनर था इंडियन आर्मी रेप अस। नारे लगे वी ऑल आर मनोरमा's मदर। ठीक है, ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट बोल्डेस्ट प्रोटेस्ट माना जाता है। और रिजल्ट आया कि आर्मी को कंगला फोर्ट वेकेट करना पड़ा। ह्यूज सिंबॉलिक विक्ट्री एंड एंटी एएफएसपीए जो आपका था वो मूवमेंट आज भी कंटिन्यू है। ओके, वेल इट वाज वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइंग इवेंट। इवन जब मैंने पढ़ा अभी आपको पढ़ाने के पहले आई वाज सो शॉक्ड। एनीवे, क्या कहूँ। खैर, अब निर्भया मूवमेंट के बारे में, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से बता देती हूँ। ये दिसंबर 1912 में हुआ। एक यंग मेडिकल स्टूडेंट को दिल्ली बस में ब्रूटल गैंगरेप हुआ था। उसे रोड पर फेंक दिया गया क्रिटिकल कंडीशन में, या शी लेटर डाइड। देश भर गया। हिस्टोरिक मूवमेंट था। इंडिया ने पहली बार ऐसा प्रोटेस्ट देखा जिसमें थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट, डे नाइट मार्चेस, सोशल मीडिया रेवोल्यूशन, कैंडल मार्चेस एंड पब्लिक आउटरीच दिखा। लोगों ने अपनी डीपी बदल के ब्लैक डॉट कर लिया, सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट था ये। और गवर्नमेंट ने प्रेशर में आकर लॉज चेंज किए। स्ट्रिक्टर रेप लॉज आए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आए, उसके बाद टफर पनिशमेंट आया और बेटर पॉलिसी रिस्पॉन्स और सेफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो निर्भया केस ने देश को एकदम हार्ट से तोड़ दिया था। और उसी देश ने यूनाइट भी किया और कानून को चेंज भी किया। ओके, चलो लास्ट 2 टॉपिक बचे हैं, अब इसे भी कंप्लीट करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो टॉपिक है अगर फंडामेंटल राइट्स आ जाए और मुस्लिम पर्सनल लॉज आ जाए तो क्या होता है। देखो, तो इंडिया के वेमेंस, देखो ये इशू बनता कब है। इंडिया के वेमेंस मूवमेंट के लिए एक मेजर चैलेंज था। वेमेन अलग अलग रिलीजियन से बिलोंग करती थी और 1970s के बाद रिलीजियस आइडेंटिटीज और रिजिड हो गई। मुस्लिम वेमेन स्टक हो गई बिटवीन वेमेंस लॉ एंड रिलीजियस आइडेंटिटी। प्रॉब्लम क्या हुई, देखो। रिलीजियस लीडर बोलते थे तुम्हें अपनी रिलीजियन आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करनी है। इससे वेमेन के रियल सोशल और लीगल स्ट्रगल्स को अटेंशन शिफ्ट हो गया। फेमिनिस्ट डिलेमा में थी कि कैसे सपोर्ट करे मुस्लिम्स वेमेन को विदाउट हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स। कैसे राइट्स की बात करे विदाउट बीइंग एंटी रिलीजियन। तो ये इशू सबसे ज़्यादा विजिबल हुआ मुस्लिम पर्सनल लॉ के केसेस में, जो था शाह बन्नो केस जो 1885 में आया और ट्रिपल तलाक केस जो 2016 में आया। देखो, शाह बन्नो का केस क्या था। शाह बन्नो कौन थी। 62 ईयर्स ओल्ड मुस्लिम वुमेन थी। हस्बैंड ने डिवोर्स दे दिया और मेंटेनेंस देने से रिफ्यूज कर दिया। तो उसने क्या किया, सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंडर केस फाइल किया। ये लॉ सब इंडियंस के लिए, रिलीजन से नहीं, बेसिकली सब इंडियंस के लिए है, रिलीजन के लिए नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला शाह बन्नो के फेवर में डिसीजन लिया। मेंटेनेंस मिलना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ से विमेन के बेसिक राइट्स डिनाई नहीं होने चाहिए। रिएक्शन क्या था, कुछ मुस्लिम्स ग्रुप ने प्रोटेस्ट किया। बोलते थे गवर्नमेंट रिलीजन में इंटरफेयर कर रही है। तो गवर्नमेंट जो कि कांग्रेस थी उस वक्त, उन्होंने ये न्यू लॉ पास किया, मुस्लिम वेमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1886। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ओवरटर्न कर दिया और कहा कि हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई आफ्टर 3 मंथ्स के बाद। सो इससे एक बहुत ही बड़ा लेसन आया कि गवर्नमेंट ने वेमेंस राइट सैक्रिफाइस किए रिलीजियस ग्रुप को अपसेट ना करने के लिए। वेमेंस मूवमेंट रियलाइज किए कि रिलीजन के बेसिस पे वेमेन डिवाइड हो सकती है। सिस्टरहुड इजी नहीं है जितना सोचा गया था। अब देखो, ट्रिपल तलाक केस 2016 में। ट्रिपल तलाक क्या है, हस्बैंड इंस्टेंटली डिवोर्स दे सकते हैं बाय सेइंग तलाक तलाक तलाक, वर्बली, फोन पर, एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ईमेल पे, स्काइप पर, कहीं से भी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बोला ये सिंफुल है बट अलाउड है। ठीक है,
प्रोटेस्ट कौन करा? भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन याद रख लो। तो उन्होंने 2005 में जो आए थे ऑनवर्ड्स, फिर 50,000 सिग्नेचर्स कलेक्ट किए, पब्लिक हियरिंग की और नेशनल मूवमेंट स्टार्ट किया। तो एक केस आया 2016 में एक्सप्लोर हुआ, जिसमें विमेन लाइक शायरा बन्नो एंड अफरीन रहमान चैलेंज करती है सुप्रीम कोर्ट में कि ट्रिपल तलाक उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, 5 जजेस की मल्टी फेथ बेंच ने बोला इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनजस्टिस कर रहा है, जेंडर जस्टिस वायलेट कर रहा है, डिस्क्रिमिनेटरी है, कुरान में नहीं है और ऑलरेडी 22 इस्लामिक कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश में बैंड है। तो क्रिमिनल ऑफेंस बन गया। मुस्लिम विमेंस ने हिस्टोरिक विक्ट्री जीती आफ्टर डिकेड ऑफ पेट्रियार्कल मिसयूज ऑफ रिलीजन। ओके, ग्रेट। आई होप आपको ये टॉपिक इजीली अब सब समझ आ गया होगा। ग्रेट। तो आपको अब चाहो तो मैं एक छोटे सी समरी दे सकती हूँ। और वन मोर थिंग आई वांटेड टू आस्क दैट पिछले चैप्टर में मैंने जो पढ़ाया था पैसिफिज्म से रिलेटेड, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हैड गॉट डाउट, आई डोंट नो, बट मैं अंदर से सेटिस्फाइड नहीं फील कर रही थी कि गांधी एंड पैसिफिज्म वाला जो 9.4 था टॉपिक, वो शायद मैंने थोड़ी जल्दबाजी में पढ़ा दिया था। तो अगर आपको डाउट होगा तो प्लीज़ मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में एट द एंड ऑफ द वीडियो कवर कर दूँगी, एंड ऑफ द चैप्टर मतलब कहीं भी कवर कर दूँगी, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। अब चैप्टर 10 को समराइज करके मैं आपको बताती हूँ विमेंस मूवमेंट इन इंडिया के बारे में। इंडिया में विमेंस मूवमेंट का हिस्ट्री में बहुत ही रिच और डायनामिक है। इन विमेंस हर दिन पावर रिलेशन, फैमिली, सोसाइटी, इकोनॉमी और रिलीजन में स्ट्रगल करती है। गांधी से लेकर मॉडर्न मूवमेंट तक वुमेन ने पीसफुल प्रोटेस्ट, कंस्ट्रक्टिव डिसेंट और सोशल एक्शन के थ्रू अपनी आवाज़ उठाई। इम्पॉर्टेंट मूवमेंट जैसे कि चिपको मूवमेंट, जो कि नेचर और रिसोर्स प्रोटेक्ट करने के लिए वेमेन की लीडरशिप आई थी। नर्मदा बचाओ मूवमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट और लाइवलीहुड राइट्स के लिए स्ट्रगल था। एंटी डाउरी मूवमेंट ने पेट्रियार्की और डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट फाइट थी। प्रोहिबिशन एंटी अरैक मूवमेंट फैमिली सेफली और फाइनेंशियल सर्वाइवल के लिए फाइट थी। मूवमेंट अगेंस्ट खाफ पंचायत एंड गुलाबी गैंग, ऑनर किलिंग, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और वेमेन के राइट को वायलेट करने के रिवॉल्ट थे। AFSPA एंड नेकेड प्रोटेस्ट, जो मणिपुर में हुआ, ह्यूमन राइट्स और स्टेट वायलेंस के अगेंस्ट करेज था। और निर्भया मूवमेंट, जो कि जेंडर जस्टिस और सेफ सोसाइटी के लिए नेशनल रेवोल्यूशन था। एंड शाह बन्नो एंड ट्रिपल तलाक केस, जो बेसिकली बताती थी फंडामेंटल राइट्स वर्सेस रिलीजियस लॉ की हिस्टोरिक स्ट्रगल। तो अगर हम लोग लेसन की बात करें ना, तो वुमेन की स्ट्रगल सिर्फ पर्सनल या फैमिली लेवल पे नहीं बल्कि सोसाइटी और लॉ तक इम्पैक्ट करती है। ये मूवमेंट दिखाता है कि जब वुमेन ऑर्गेनाइज्ड, अवेयर और करेजियस होती है तो वो सिस्टम, इनजस्टिस, पेट्रियार्की और डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट पावरफुल चेंजेस ला सकती है। रिलीजन, कास्ट या सोशल नॉर्म के डिफरेंसेस के बावजूद वुमेन्स की राइट और डिग्निटी हमेशा मूवमेंट का सेंटर रहा है। अगर वन लाइन में कहूँ तो इंडिया के वुमेन मूवमेंट ने दिखाया है कि अगर वुमेन का वॉइस उठाए, ऑर्गेनाइज हो और फाइट करे तो सोसाइटी को प्रोग्रेस और जस्टिस दोनों मिल सकता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इन विच वी विल कवर आवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 11, इस ब्लॉक का जो आखिरी चैप्टर होगा, विच इज़ गोइंग टू बी अबाउट इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स। ओके, ग्रेट। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।